एक ही परिवार को टिकट दी जा रही है, वो भी परिवारवाद के हिसाब से। आदरणीय वसुंधरा जी माता हैं और उनके पुत्र हैं दुष्यंत जी, 5 बार पहले वो लड़ी, 5 बार वो लड़े। अभी परिवारवाद की और देखिए, राजसमंद से पत्नी सांसद है और पति नाथद्वारा से विधायक हैं। तो ये सब चीजें भी जनता को बतानी चाहिए, एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए। और ये मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र जो है, मुझसे वो 5 बार सांसद रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो विकास की जिम्मेदारी उनकी भी तो थी। उस पर भी सवाल उठाने चाहिए कि विकास अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो ये एक तरफा जो नैरेटिव होता है, इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। और अब ठीक है। देखिए कांग्रेस आगे आ गई है मेरे ख्याल से वहां से। ठीक है, इंतजार करना होगा इसके लिए। डॉक्टर हेमंत गोयल, देखिए चेहरों पर जो लड़ाई है उसकी बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर लगातार एनडीटीवी की टीम पहुंचकर वहां के लोगों से भी बातचीत कर वहां के मुद्दे जाने थे। मुद्दों पर जो लड़ाई हो रही है वो कितना दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि हमने वहां पर देखा, जब हमारे सहयोगी वहां पहुंचे थे तो रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट को लेकर भी लोग बेहद परेशान है। मुद्दों का कितना असर रहने वाला है? देखिए शिवानी जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई हैं यशवर्धन जी, वो कह रहे थे कि वसुंधरा जी के बेटे को लगातार टिकट दिया। अरे भाई, उनके बेटे तो लगातार चुनाव जीतते रहे ना। प्रमोद जैन भाया तो 2 बार चुनाव हार भी चुके हैं। 2008 में चुनाव जीते हैं, 2018 में चुनाव जीते हैं, 2013 में चुनाव हारे हैं, 2023 में चुनाव हारे हैं, 2 बार वो चुनाव भी हारे हैं। फिर उनके खिलाफ तो जिस तरह की भ्रष्टाचार के जो आरोप है ना, वो आरोप हम नहीं लगा रहे। वो तो आपके जो दिग्गज मंत्री थे और बहुत ईमानदार कद्दावर नेता थे, हर सिंह कुंदनपुर, वो आरोप लगाते थे भाई प्रमोद जैन भाई के खिलाफ। तो और आज अगर वो जीवित होते तो शायद प्रमोद जैन भाई को टिकट भी नहीं मिलता। वो तो अंतिम समय तक इसी बात को, विरोध को लेकर और अशोक गहलोत को अपने केस भिजवाते रहे थे। ये सब बात जग जाहिर है, तो ये बात नहीं करनी चाहिए। जहां तक विकास की बात है, देखिए विकास लगातार हुआ है। अगर हम अशोक गहलोत के चुनाव क्षेत्र की बात भी कर ले और वहां पर आप अपने रिपोर्टर भेज के देख लीजिए, वहां पर ये बात सामने आ जाएगी कि साहब यहाँ फला चीज की कमी है, यहाँ फला चीज की कमी है। तो तमाम तो विकास तो एक लगातार एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता कि साहब एक बार कहीं विकास हो गया फिर विकास रुक जाएगा, ये नहीं होता। सरकार आती जाती रहती है, लेकिन विकास मेरे ख्याल से लगातार एक सतत प्रक्रिया है। अब हम बात करें कि जो तमाम जो मुद्दे हैं, खुद वसुंधरा राजे जी मुद्दों को गिनवा रही थी जिस दिन उनकी यहाँ पर उनका उनकी मीटिंग हो रही थी, और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नोटिंग करते हुए दिख रहे थे। तो ये बात सही है कि ये एक लगातार चीज है। और मैं एक बात और स्पष्ट है कि यहाँ पर जो आप सही कह रहे हो, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता ने अपना ध्यान आकर्षित किया। चाहे पंचायत गौशालाओं की बात करें, या महंगी बजरी मिलने की बात करें, मिनी सचिवालय अंता में निर्माण हो रहा था उसकी बात करें, या फिर अंता सीसवाली और मांगरोल में बस स्टैंड की बात करें, परवान सिंचाई परियोजना की बात करें, या नागदा पेयजल योजना की बात करें। तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जो वहां पर लोगों की जबान पर है, तो हम मुद्दों की बात कर सकते हैं। लेकिन मुद्दों से कहीं ज्यादा ये चुनाव जिस तरह से जातिगत होकर रह गया, जिस तरह से जातीय समीकरण यहां पर जो चले गए ना, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत भी नहीं माना जा सकता। आप देखिए ना शिवानी, यहां पर 21% यहाँ पर एससी वोट है, 16% यहाँ पर मीणा वोट है, 16% माली वोट है, 13% यहाँ पर धाकड़ वोट है, 4% गुजर वोट है, 9% मुसलमान वोट है। तो जिस तरह से जातीय समीकरण चले गए, अरे भाई नरेश मीणा ने तो धाकड़ समाज के नेताओं को बाहर से बुलाया, उन नेताओं को यहाँ पर कैंप करवाया, और किस तरह उनको मीणा वोटों को यहाँ पर ध्रुवीकरण साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो जिस तरह की बातें हैं, और फिर एक बात और समझने की है ना कि 2023 के चुनाव में कंवरपाल मीणा 5,000 वोटों से जीते। अब जब जो मुकाबला था वो सीधा सीधा था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अब जब नरेश मीणा ने त्रिकोणीय मुकाबला बना लिया, तो कैसे भाई बीजेपी यहां से हार सकती है? 5,000 वोट तो वो थे ही थे जब प्लस में रही बीजेपी। अब चूंकि नरेश मीणा सीधे सीधे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, ये बात तो अशोक गहलोत कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, तो फिर यहाँ पर बीजेपी के हारने की संभावना मुझे तो नजर नहीं आती। बाकी तो जनता जनार्दन है, जनता जो फैसला करेगी सबके लिए मान्य होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सारिका जी, देखिए अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, इसमें जो नंबर्स हैं वो अभी फ्लक्चुएट होंगे। देखिए, क्योंकि अब शुरुआती रुझान में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रत्याशी आगे थे, नरेश मीणा भी आगे चल रहे थे, लेकिन अब फिर से बीजेपी दूसरे नंबर पर है। जरा समझाइए कि यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर मोरपाल सुमन ने दावा किया है कि वो जनता की जो परेशानी है उसे दूर करेंगे।
बिल्कुल शिवानी जी, मैं अभी थोड़े टाइम पहले आपके चैनल पे थी, तो आपके एंकर जो वहां से लाइव कर रहे थे वोटिंग करते टाइम, तो वहां की जनता ने भी एक ही बात बोली थी कि हम लोग जो है विकास के नाम पर जो है वोट देने वाले हैं। विकास चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ जो विकास की कमी रह गई है वो पूरी होनी चाहिए। और जो युवा बोल रहे थे कि हमें रोजगार चाहिए, तो ये जो मुद्दे आ रहे थे, और इन मुद्दों को देखते हुए ही वो वोट करने के लिए उस लाइन के अंदर खड़े हुए थे। और ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहूंगी कि वसुंधरा जी ने जब विकास किया था, अभी मेरे साथी पत्रकार बोल रहे थे कि सिंचाई योजना, पर्वत डैम योजना जो सबसे बड़ी योजना थी, जो कोटा, झालावाड़, बारां तीनों जिलों का जो पानी एक साथ लाया गया था, वो सबसे बड़े पर्वत डैम योजना के तहत लाया गया। यही नहीं, जो अटल जी का जो सपना था नदियों से नदियां जोड़ने का, जो उन्होंने एक सपना देखा था, उसका जो सबसे बड़ा काम हुआ था वो यहाँ अपने राजस्थान की, मैं कहूंगी देश की सबसे बड़े, राजस्थान के अंदर जो है राजगढ़ डैम और चावली डैम, ये दोनों डैम ऐसे थे जिनको जोड़ा गया, और नदी से नदी जोड़कर जो है इन तीनों जिलों का जो पानी है यहाँ पे इस लोकसभा क्षेत्र में लाने का काम किया, और तीनों जिलों में भी सिंचाई का पानी आज आ रहा है। जो लोग आजादी के बाद से सपना देख रहे थे कि हमारे यहाँ पे भी रेल चलेगी, रेल चलेगी, वो रेल का आगे का निर्माण का जो है कोटा से झालावाड़, झालावाड़ से भोपाल तक का जो काम किया वो वसुंधरा राजे जी ने किया। तो ये जो जनता है, जनता ने दुष्यंत सिंह जी के काम को, वसुंधरा जी के काम को भी, और वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री है भजनलाल जी के काम को देखते हुए ही और जो है वोट दिया है, वो बीजेपी को वोट दिया है। हमें पूरा विश्वास है, जिस तरीके से हम एक एक कार्यकर्ता जो लगे हुए थे डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए, हमारे दिग्गजों जो वहां पे थे, उन्होंने भी इस चुनाव को पूरी बेखूबी देखा है, संभाला है। हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव मैनेजमेंट के और जनता के विश्वास के हिसाब से ये निश्चित तौर पे जो है वोट और प्लस बीजेपी को ये जो सीट जाने वाली है। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से देखिए, बिहार में भी एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, 136 प्लस आगे से हम लोग चल रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जब एक वेव चलती है ना शिवानी जी, जीत की ओर जब एक वेव चलती है तो पासा भी उसी ओर पलट जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वेव चल रही है, एनडीए की सरकार बन रही है और बीजेपी वहां से अच्छे उसके अंदर जीत का आंकड़ा लेकर आ रही है, तो यहाँ अंता की ओर भी ये मुड़ेगा, और बीजेपी की जो कैंडिडेट है मोरपाल सुमन जी, वो अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं। बिल्कुल, ये तो अंता की जनता ही डिसाइड करेगी कि यहाँ पर जीत किसकी हो रही है। यशवर्धन जी, आपने जैसा कि बताया था कि जो शुरुआती रुझान है वो नरेश मीणा के समर्थन में होंगे, लेकिन देखिए पासा पलट गया, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ही आगे चल रहे हैं। जरा समझाइए कि अब किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मुकाबले को, जो त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखा जा रहा है, उसे कांटे की टक्कर मानते हैं या नहीं? शिवानी जी, ये तो हमारे आकलन से भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हम तो सोच रहे थे कि शुरू के 5 राउंड्स में हो सकता है कि हम थोड़ा पीछे रहे,